अरे ओ माँ, ये मनहूस ही मिली थी तुम्हें मेरे भाई के लिए। आते ही इसने तो घर की सुख शांति ही छीन ली है। ये तो ग्रहण है भैया के जीवन पर। जब तक जिएगी डसती रहेगी भैया को और इस परिवार को। हाथ बदलेगा हालात। सीमा को रितु ने अपने भाई रोहित के लिए पसंद किया था। शादी के बाद उसके ब्रेन ट्यूमर की खबर ने सबको चौंका दिया, परंतु सकुशल ऑपरेशन के पश्चात उसके स्वस्थ होने पर भी रितु के मन में उसके प्रति नफरत का बीज पनपने लगा। लेकिन सीमा ने कुछ ऐसा किया कि पत्थर दिल रितु सहित पूरे परिवार का दिल जीत लिया। कुत्ता जोरों जोरों से भौंक रहा था। बाहर गली में चौकीदार के जूतों की चपड़ चपड़ और लाठी की ठक ठक की आवाज़ से स्पष्ट था कि अभी सुबह नहीं हुई थी। एक नज़र राजेश पर डाली। गहरी नींद में भी उनके चेहरे पर पसीने की 2-4 बूंदें उभर आई थी। पूरा दिन दौड़ भाग करने के बाद रात 12 बजे तो लौटे थे। मुझसे तो किसी प्रकार की सहानुभूति या अपनत्व की अपेक्षा नहीं करते ये लोग, किंतु आज मेरे मन को एक पल के लिए भी चैन नहीं था। माँ और सीमा का रुग्ण चेहरा बार बार मेरी आंखों के आगे घूम जाता था। क्या मनोस्थिति होगी पापा और भैया की। डॉक्टरों ने बताया था कि यदि आज की रात निकल गई तो दोनों खतरे से बाहर होंगी, वरना माँ परिवार की केंद्र है तो सीमा अंकिता। यदि दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। किस तरह जोड़ लिया था माँ ने बहू को अपने साथ। बहू नहीं, बेटी थी वह उस घर की। घर का कोई भी काम, कोई भी सलाह उसके बिना अधूरी थी। लेकिन इतना सब देने के बाद माँ को बदले में क्या मिला? तीमारदारी। मैंने तो कई बार सीमा को तिरस्कृत करने के लिए माँ को कहा भी था, बहुएं दान दहेज के साथ डिग्रियां लाती हैं, लेकिन तुम्हारी बहू तो अपने साथ मेडिकल रिपोर्ट, एमआरआई और एक्सरे रिपोर्ट से भरी फाइलें लाई है। यह सुनते ही माँ हंस देती। संस्कारों की अनमोल धरोहर भी तो लाई है अपने साथ। माँ कमरा छोड़कर चली जाती। जाहिर था उन्हें सीमा के प्रति मेरे द्वारा कहे गए कठोर शब्द से दुख पहुंचता था। मैं भी क्या करती। मन था कि लाख प्रयासों के बाद भी नियंत्रित नहीं होता था। सुबह के 5 बजे थे। कुछ देर पहले ही राजेश अस्पताल के लिए निकल चुके थे। फ़ोन की घंटी बज रही थी। कहीं कोई अप्रिय समाचार ना हो। कांपते मन से फ़ोन का चोंगा उठाया। पापा थे। बोले, सुमन की तबीयत ठीक है, लेकिन बहू की हालत चिंताजनक है। मन आत्मग्लानि से भर उठा। क्यों पापा और भैया के कहने पर मैं लौट आई। इस समय तो भैया और उन दोनों को सहानुभूति की आवश्यकता होगी। राजेश भी तो बिना कुछ कहे चले गए। एक बार कहते तो मैं भी चली जाती उनके साथ। कुछ पल ठहर कर मैं कम से कम उनका मनोबल तो बढ़ा सकती थी। लेकिन उन्हें क्या पता, सीमा के प्रति मेरे मन में अब किसी प्रकार का मलाल नहीं। सीमा से मेरा परिचय अमेरिका में हुआ था। उन दिनों मैं राजेश के साथ एक असाइनमेंट पर अमेरिका आई थी। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ पौधे और वादियाँ, और उनके बीच बसी वह छोटी सी कॉलोनी। कुल मिलाकर वहाँ 10 से 12 ही घर थे, और एक घर से दूसरे घर का फासला इतना कम था कि मौके बेमौके आसानी से लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। ये तो एक अन्य परिवार भी थे। वहाँ पर सीमा के परिवार से कुछ ही दिनों में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके पिता राजेश की कंपनी में ही वरिष्ठ पद पर थे। दूसरे, वह हमारी ही तरह ब्राह्मण थे, और वाराणसी के मूल निवासी भी। रीति रिवाज और बोलचाल में समानता होने की वजह से कुछ ही दिनों में हमारी दोस्ती घनिष्ठता में बदल गई, और हम हर दिन मिलने लगे। कभी घर पर, कभी क्लब में। बातचीत का सिलसिला इधर उधर की बातों से घूमता फिरता बनारस की नफासत, नज़ाकत, खान पान, या फिर चौड़ी सकरी गलियों से होता हुआ एक दूसरे के रीति रिवाजों और
तीज त्योहारों के मनाने के ढंग पर अटक जाता। मुझे गोरी लंबी छरहरी काली आँखें और घने बालों वाली सीमा का व्यक्तित्व हर समय आकर्षित करता था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही मेधावी भी। लगभग हर विषय पर अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकती थी। कॉलेज के बाद वह अक्सर मेरे घर आ जाती और किसी न किसी विषय पर बहस छेड़ देती। सीमा की माँ भी एक शिष्ट, व्यावहारिक और सुलझी हुई महिला थी। 2 बहुओं की सास और 4 पोते पोतियों की दादी होने के बाद भी उनके व्यवहार में बचपना ही झलकता था। उम्र में वह मुझसे काफ़ी बड़ी थी, फिर भी उनका सानिध्य मुझे भला लगता था। एक शाम में उनके घर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ मेरी ही बात हो रही हो। मुझे पास बिठाकर बोली, रितु, सीमा तेरी हर बात मानती है, तू ही इसे समझा। ब्याह की बात करो तो रोना धोना शुरू हो जाता है। इसका मुझे ब्याह नहीं करना है। की आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लगा जैसे रो कर आई हो। क्यों? ब्याह तो सभी लड़कियां करती हैं। जवानी की दहलीज पर खड़ी सुनहरे रुपहले सपनों को देखने की उम्र में सीमा का वह वाक्य मुझे अचरज में डाल गया था। कब तक बिठा कर रखूंगी तुझे? जब तक माँ बाप हैं तब तक ठीक, उसके बाद भाई भौजाई नहीं पूछेंगे। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करके अपनी देखभाल स्वयं कर लूँगी। औरत को जीने के लिए किसी का तो अवलंबन चाहिए। ब्याह, परिवार और बच्चे, इन्हीं सब में उलझकर तो स्त्री का जीवन सार्थक बनता है। और अगर ब्याह के बाद भी यही एकाकीपन हाथ आया तो? सीमा के शब्दों में छिपी निराशा देख मन विचलित हो उठा था। शायद हर दिन तलाक, टूटन और बिखराव की खबरें पढ़ते पढ़ते उसने सफल, सुखद वैवाहिक जीवन की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने दृढ़ता से कहा। तो वह मेरा चेहरा देखने लगी। सीमा के लिए मेरी नज़र में एक रिश्ता है, अगर आप चाहें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं? सीमा की माँ ने अति उत्सुकता से मेरी बात बीच में ही काट दी। मैं अपने भाई रोहित के लिए सीमा का हाथ आपसे मांग रही हूँ। वहाँ आपकी सीमा को बहू नहीं, बेटी का प्यार मिलेगा। किसी विशेष परिचय के मोहताज नहीं थे रोहित भैया। मद्रास आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें लंदन से एमबीए किया था। भारत लौटकर जब से उन्होंने पापा की फैक्ट्री संभाली, मेरे मन में भाभी की इच्छा प्रबल हो उठी थी। जब भी माँ से भैया के ब्याह की बात करती तो वह हंसकर टाल जाती। पहले तुझे ब्याहेंगे फिर बहू आएगी। इस घर में कुछ दिन मैं भी तो भाभी के साथ हंस बोल लूँ। दूर थोड़ी ही भेजेंगे तुझे, इसी शहर में ब्याहेंगे। जब मर्जी होगी चली आना और भाभी के साथ रहकर हंस बोल लेना। माँ ने कहा था, धूमधाम से ब्याह दी गई थी। मैं बनारस में ही राजेश सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे। सास ससुर, देवरानी जेठानी का परिवार था। मेरा माँ से अक्सर फ़ोन पर बात होती रहती थी। मेरा जब जी चाहता राजेश मुझे मम्मी पापा से मिलवाने ले जाते। माँ मेरी पसंद के पकवान पकाती, लाड जताती। भैया और पापा मेरे इर्द गिर्द ही घूमते रहते। मन खुशियों से भरा रहता था, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। यह सब 2 महीने बाद ही राजेश को अमेरिका का प्रोजेक्ट मिला और हम दोनों यहाँ चले आए। सीमा की माँ से स्वीकृति पाते ही मैंने बनारस फ़ोन मिलाकर माँ से बात की। सीमा के विषय में सारी जानकारी देकर मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, माँ, लड़की स्वभाव में सुशील और सुंदर है और सबसे बड़ी बात एमबीए भी है। भैया और पापा को बिजनेस में भी मदद करेगी। विदेश में पली बढ़ी लड़की हमारे यहाँ तारतम्य बिठा पाएगी। हमारे और वहाँ के रहन सहन और तौर तरीकों में बहुत अंतर है। माँ को चिंता ने घेर लिया था। आप नहीं जानती सीमा का स्वभाव, वह बेहद सरल और सादगी पसंद है। हमारे परिवार के लिए सुशील बहू और भैया के लिए आदर्श पत्नी साबित होगी। वह, उनके और हमारे परिवार के वातावरण में कोई अंतर
थोड़ी ही है। विवाह संबंधों में पूरे परिवार का लेखा जोखा लिया जाता है। माँ ने कहा था, भारद्वाज साहब हमारी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पिछले 20 वर्षों से अमेरिका में हैं। अगले वर्ष रिटायर होने वाले हैं। 2 बेटे, 2 बहुएं, बच्चे सब बनारस में ही हैं। 80 घाट के पास 600 गज की कोठी है। माँ इस जानकारी से संतुष्ट हो गई थी। कंप्यूटर के इस युग में फ़ोटो का आदान प्रदान कुछ ही घंटों में हो गया था। शीघ्र ही संबंधों की स्वीकृति दे दी गई। प्रोजेक्ट समाप्त होते ही मैं राजेश के साथ बनारस पहुंच गई थी। मम्मी पापा का विश्वास देखते ही बनता था। बार बार कहते, हमारे घर लक्ष्मी आ रही है। एक एक दिन यहाँ पर सबके लिए एक युग के समान प्रतीत हो रहा था। आकांक्षाएं, उम्मीदें आसमान छू रही थी। कब वह दिन आए और मम्मी पापा बहू का मुंह देखे। भैया की जिज्ञासा उनकी बातों से स्पष्ट थी। प्रत्यक्षतः कुछ नहीं पूछते थे, पर जब भी सीमा का प्रसंग छिड़ता उनकी आंखों में चमक उभर आती। बराबर कहते, जाओ बाजार से खरीदारी करके आओ। सीमा के गोरे रंग पर क्या फबेगा, यह सोचकर साड़ियाँ ली जाती। हीरे मोती के सेट लेते हुए मुझे भी कीमती साड़ी व जड़ाऊ सेट पापा ने दिलवाया था। ब्याह से ठीक 1 माह पूर्व भारद्वाज परिवार ने बनारस पहुंचते ही सूचना दी थी। हवाई अड्डे पहुंचने से पहले माँ का फ़ोन आया। बोली, मैं अपनी बहू को पहचानूंगी कैसे? हवाई जहाज़ से जो सबसे सुंदर लड़की उतरेगी, समझ लेना वही तुम्हारी बहू है। सीमा और उसके परिवारजनों से मिलकर माँ धन्य हो उठी थी। ब्याह की काफ़ी तैयारियां तो पहले ही हो चुकी थी। रही सही कसर सीमा के परिजनों से मिलकर पूरी हो गई। घर लौटकर मैंने भैया को टटोला था। कैसी लगी हमारी सीमा? चेहरे पर गंभीरता का मुखौटा ओढ़कर उन्होंने शांत स्वभाव से सहमति प्रदान की तो हम सब संतुष्ट हो गए थे। ब्याह धूमधाम से हुआ। भारद्वाज दंपत्ति ने बारात का स्वागत और दान दहेज देने में कोई कसर नहीं रखी। हीरे मोती, कुंदन के सेट, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन और इम्पोर्टेड फर्नीचर देकर उन्होंने पूरा घर भर दिया था। मम्मी पापा की सांध पूरी हुई। मुझे प्यारी भाभी मिली और भैया को स्नेहमयी पत्नी। ब्याह से अगले दिन नए जोड़े ने हनीमून के लिए गोवा प्रस्थान किया तो माँ बिखरा घर समेटने में जुट गई थी। मैं भी माँ की सहायता के लिए कुछ दिन वहीं ठहर गई थी। पूरा घर व्यवस्थित करके माँ निश्चिंत हुई तो दरवाजे की घंटी बजी। पापा घर पर ही थे। दरवाज़ा राजेश ने ही खोला था। भैया दरवाजे पर थे। पीछे सीमा खड़ी थी। नवविवाहित जोड़े को यूं अचानक वापस आया देखकर सभी हैरान रह गए थे। कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया, यह सोच माँ चिंतित हो उठी थी। सीमा कमरे में अपना बैग खोलने में व्यस्त हो गई और भैया हमारे पास ही टेबल पर बैठ गए। माँ ने जिज्ञासा व्यक्त की, यूं अचानक कैसे लौट आए? तुम लोग तो 15 दिन बाद आने वाले थे। माँ, सीमा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सिर दर्द और उल्टियाँ शुरू हो गई, इसीलिए लौटना पड़ा। पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ाई उतरने चढ़ने से अक्सर उल्टियाँ हो जाती हैं। यही सोचकर माँ ने कहा, तो किसी डॉक्टर से मशवरा करके दवा दिलवा देते। कहा था मैंने, पर सीमा नहीं मानी। बोली, घर चलना है। भैया अब भी चिंतित थे। हमेशा हंसने खिलखिलाने वाली सीमा का चेहरा बेहद फीका और बेजान सा दिखा था उस पल। चलो कोई बात नहीं, अगली बार किसी और जगह हो आना, कहकर माँ ने मीटिंग बर्खास्त कर दी थी। यों घर में काम करने के लिए नौकर चाकर थे, पर चौके का काम माँ ही संभालती थी। सीमा ने अगले दिन से ही उन्हें यह कार्यभार से मुक्त कर दिया। सबकी पसंद का भोजन पकाने और खिलाने में उसे
विशिष्ट आनंद की अनुभूति होती थी। कोई भी काम अपने हाथ में लेकर जब तक दौड़ भाग कर तन्मयता से संपूर्ण नहीं करती, उसे चैन नहीं मिलता था। एक दिन माँ सीमा को अपने पास बुलाकर बोली, तुमने MBA किया है, यों घर गृहस्थी के कामों में उलझकर तो तुम्हारी सारी शिक्षा व्यर्थ चली जाएगी। तुम्हें घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहिए। पर घर का कामकाज। सीमा माँ के इस अचानक आए प्रस्ताव से घबरा गई थी। वह तो पहले भी होता और आगे भी होता रहेगा। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करो बेटी। माँ की मुस्कुराहट और विश्वास उसे धीरे से सहला गया था। अगले ही दिन पापा और भैया के साथ जाकर फैक्ट्री का वित्तीय कार्यभार उसने अपने जिम्मे ले लिया था। पूरी तन्मयता के साथ काम करने लगी थी। सीमा परिणाम अच्छे घोषित हुए, मुनाफे में वृद्धि हुई, हर किसी की प्रशंसा की पात्र बनी सीमा कभी कभी खुशी के उन लम्हों में भी खुद उदास हो जाती। उसकी यों असामान्य चुप्पी का कारण कई बार हमने जानने का प्रयास भी किया था। वह कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी। कुछ ही दिन बीते थे, उसे फिर से भयानक दर्द हुआ। इस बार दर्द की तीव्रता पहले से भी ज़्यादा थी। चेहरा काला पड़ गया था, होठ टेढ़े हो गए थे। पापा और माँ सोच रहे थे उसकी यह दशा तनाव की वजह से है, पर मैं उसके स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा इस घर में खुश नहीं। सीमा का ब्याह मैंने ही करवाया था। अगर उसे किसी बात से परेशानी है तो उसका समाधान मैं ही करूँगी। मैंने सोचा। इसी निश्चय के साथ मैं उसके कमरे में चली गई। सीमा आराम कुर्सी पर बैठी कुछ सोच रही थी। मैंने पूछा, सीमा कहाँ खोई हो? कुछ कहोगी नहीं? मेरे अंदर समुद्र मंथन जैसी हलचल मची हुई थी। वह आंखें नीचे किए फर्श को निहार रही थी। तुम्हें सिर दर्द क्यों हो रहा है? किसी चीज़ की कमी है या तुम किसी बात से असंतुष्ट हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अजगर की तरह पसरा सन्नाटा जैसे अंधियारे को लील रहा था। निराशा के पल में प्यार का स्नेहिल स्पर्श और आश्वासन पाते ही उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। यह सिर दर्द नया नहीं, पुराना है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। क्या? ब्रेन ट्यूमर? मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई थी। चाची ये सब जानती थी। मेरे अंतर्मन की पीड़ा पके फोड़े सी लहकने लगी थी। हाँ, उस दिन मैं MBA फाइनल्स में थी जब मुझे पहली बार सिर दर्द उठा। माँ ने मुझे दर्द निवारक गोली दी और नियमित रूप से बादाम का दूध देने लगी। सभी सोच रहे थे कि यह सिर दर्द कमजोरी और तनाव की वजह से है। आँखों का भी टेस्ट हुआ, सब कुछ सामान्य निकला। उसके बाद जब सिर दर्द फिर हुआ तो पापा मुझे विशेषज्ञ के पास ले गए। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, जिसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। एक दिन पापा ने एक मशहूर डॉक्टर से मेरे ऑपरेशन की बात की, अपॉइंटमेंट भी ले लिया, पर माँ नहीं मानी थी। बोली, ब्याह योगी बेटी के दिमाग की चीरफाड़ करवाएंगे। सीमा को कुछ हो गया तो रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। इस पर पापा जी बोले थे, तुम्हें इसके रिश्ते की चिंता है? मैं तो उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशान हूँ। इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। सीमा की बीमारी के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल गया। पापा संज्ञा शून्य से हो गए थे। भैया गंभीरता का मुखौटा ओढ़े कभी पत्नी को निहारते और कभी हम सबको। अपनी जीवन संगिनी को इस रूप में देखकर उनकी आकांक्षाओं पर तुषारपात हुआ था। माँ गस खाकर गिर पड़ी थी। भैया दौड़कर डॉक्टर को बुला लाए थे। पूरी जांच के बाद पता चला उन्हें हल्का हार्ट अटैक हुआ है। अचानक रक्तचाप इतना बढ़ गया कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। जिस दिन उन्हें थोड़ा स्वास्थ्य लाभ हुआ, मैं घर लौट आई थी। इतना रोई कि दीवारें भी पसीज गई होंगी। मैं सोच रही थी कि कितने प्रसन्न और सुखी थे मेरे पीहर के लोग, मगर अब मेरे भाई का जीवन अंधकारमय हो गया है।
अब पूरे परिवार का जीवन ही दुख से भर गया है। मूकदर्शिका सी बनी परिवार की खुशियों को लूटते देख रही थी। मैं अपने भाई की खुशियों को आग में जलता देखकर कौन सी बहन का दिल रो नहीं पड़ेगा। सीमा के रोग का एक ही इलाज था, ऑपरेशन। सफल हुआ तो ठीक, नहीं तो सीमा अपंग भी हो सकती है। फिर मेरे भैया और अपंग पत्नी के साथ कैसे जिएंगे? उम्र भर सीमा की सेवा में ही जुटे रहेंगे। अब क्या माँ के दिन है सेवा करने के? पर जो कुछ भी था उस सब के लिए मैं खुद को दोषी मान रही थी। पहली बार मेरे मन के एक चौड़े कोने में विचार आया, यदि इस पूरे परिदृश्य से सीमा को ही हटा दिया जाए तो सब सही हो जाएगा। आजकल तो लोग बात बेबात तलाक ले लेते हैं और दूसरा ब्याह भी कर लेते हैं। अगर भैया भी ऐसा ही करें तो? उस दिन मैं माँ के कमरे में न जाकर सीधे भैया के कमरे में चली गई थी। भैया अकेले कमरे में बैठे गज़लें सुन रहे थे। सीमा माँ को जूस पिला रही थी। दोनों को अनदेखा करके मैं भैया के पास जाकर तीखे स्वर में बोली, क्या आप गलत गाड़ी में सिर्फ इसीलिए सवार रहेंगे कि पहले आप गलती से उस पर चढ़ गए थे और अब सामान समेटने और नया टिकट कटवाने के झंझट से डर रहे हैं? भैया शायद मेरा आशय समझ नहीं पाए थे। मैंने दोबारा कहा, अब भी वक्त है, सीमा से तलाक ले लीजिए और दोबारा शादी कर लीजिए। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। भैया विश्वास कीजिए, सीमा की माँ के छल को मैं समझ नहीं पाई, वरना वह कभी मेरी भाभी नहीं बनती। कारण जाने बिना तुम भी परिणाम तक पहुंच गई। वह फीकी हंसी हंस दिए। सीमा बहुत अच्छी है। सच बात तो यह है कि वह ब्याह करना ही नहीं चाहती थी, पर माँ के आगे उसकी चली नहीं। झूठ की बुनियाद पर क्या इमारत खड़ी हो सकती है? मेरा मन अब भी अशांत था। झूठ उसने नहीं, उसकी माँ ने बोला था। वैसे उनका निर्णय भी गलत कहाँ था? हर माँ की तरह उसकी माँ के मन में भी अपनी बेटी को सुखी गृहस्थ जीवन देने की कामना रही होगी। तुम्हारे ब्याह के समय भी माँ कितनी चिंतित थी। भैया पुनः बोले, सीमा की माँ की दशा भी कुछ वैसी ही रही होगी। ऋतु, कितना अजीब है हमारे समाज का चलन। बेटी की इच्छा अनिच्छा जाने बिना ब्याह की चिंता शुरू हो जाती है। अधिकांश ब्याह लड़की की अनुमति के बिना होते हैं। सीमा ने भी विरोध किया था, उसकी एक नहीं चली और अब सीमा मेरी पत्नी है। उसका हर सुख दुख मेरा है। मैं विस्मित सी अपने भाई का चेहरा निहारती रह गई। उस दिन के बाद मैंने उस चौखट पर कदम नहीं रखा। राजेश ने कई बार समझाया, रिश्ते संयोगवश बनते हैं। तुम्हारे भैया का ब्याह सीमा के साथ ही होना लिखा था। इस संबंध में व्यर्थ की चिंता करने से क्या लाभ? जरा सोचो, यही बीमारी उसे ब्याह के बाद होती तब क्या करती? और फिर यह रोग असाध्य नहीं है, मैं चिढ़कर जवाब देती। तब की बात और थी, देखभाल कर कोई मक्खी निगलता है क्या? माँ अक्सर फ़ोन पर सीमा की तबीयत के विषय में बताती रहती थी। एक दिन बोली, कल सीमा फिर बेहोश हो गई थी। उसकी तबीयत देखकर घबराहट होती है। डॉक्टरों ने जल्द ऑपरेशन करवाने की सलाह दी है। भेज दो उसे मायके। जिस तरह उन लोगों ने हमारे साथ खेल खेला, तुम भी वही चालाकी से काम लो। क्रोध से मेरी कनपट्टियाँ बजने लगी। उन्होंने तो हवाई जहाज़ की टिकटें भेजी हैं, पर सीमा खुद ही नहीं जाना चाहती। सच पूछो तो मेरा भी मोह पड़ गया है इस बच्ची में। माँ ने कहा था तो करती रहो सेवा। माँ निरुत्तर हो जाती। उन्हें कुछ कहने का मौका भी मैं कब देती थी। मुझे बार बार मम्मी पापा और भैया पर क्रोध आ रहा था। इस नए युग में एक बीमार बहू के प्रति इतनी आत्मीयता और सहृदयता दिखाने की क्या ज़रूरत थी? मेरे मनोभाव से बेखबर राजेश ने मुझे आगाह किया, ऋतु, कल सीमा को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। वेलोर से एक विशेषज्ञ सीमाराम अस्पताल आ रहे हैं। वह ऑपरेशन करेंगे। मैंने एक बार भी
पलटकर उसका हाल नहीं पूछा, बल्कि पीहर फ़ोन ही नहीं किया। सीमा के प्रति मेरे मन में छिपा तिरस्कार राजेश बखूबी पहचान रहे थे। एक दिन बुरी तरह झल्लाए मुझ पर। हद होती है रूखे व्यवहार की। एक व्यक्ति जीवन मरण के बीच झूल रहा है और तुम्हारे विचार इतने ओछे हैं कि तुम उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। राजेश का मन रखने के लिए मैं एक बार अस्पताल हो आई थी। नाक में ऑक्सीजन, मुंह में नली, एक बाह में ग्लूकोज, दूसरी बाह में दवाइयों की नलियां लगी हुई थी। माँ का सेवा भाव, पापा का दुलार और भैया की आत्मीयता देखते ही बनी थी। एक पल के लिए मुझे तरस भी आया, पर अगले ही पल वह भाव घृणा में बदल गया। कितना अच्छा होगा अगर सीमा की अस्पताल टेबल पर ही मृत्यु हो जाए। कम से कम भैया को तो छुटकारा मिलेगा इस रोगिणी पत्नी से। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब वह भैया के साथ गाड़ी में बैठकर दफ्तर भी जाने लगी थी। पापा अब वृद्ध हो गए थे। वह फैक्ट्री कम ही जाते थे। भैया बाहर ऑर्डर लेने जाते तो सीमा घर और फैक्ट्री अच्छी तरह संभाल लेती थी। माँ को अब भी अस्वस्थता घेरे रहती। बहू से कई बार उन्होंने कहा भी कि एक बार अमेरिका घूम आओ, पर वह हर बार यही कहती, एक बार आप अच्छी तरह से ठीक हो जाएं, तभी जाऊंगी। एक सुबह वह मेरे घर आई। मेरी बिटिया को तेज बुखार था। डॉक्टर ने टाइफाइड बताया था। मेरी पूरी रात जगकर उसके माथे पर बर्फ़ की पट्टियां रखती रही थी। एक ओर बिटिया की तबीयत को लेकर मैं बुरी तरह तनावग्रस्त थी, दूसरी ओर थकावट की वजह से बुरा हाल था मेरा। उसने चौके में जाकर पूरा नाश्ता तैयार किया, फिर दोपहर की दाल सब्जी तैयार करके हमारे पास आकर बैठी तो राजेश दफ्तर की कुछ उलझनें लेकर बैठ गए। सीमा चुपचाप सुनती रही। फिर भैया के साथ मिलकर उसने बहुत मशवरे दिए। उसके सुझावों से राजेश को काफ़ी लाभ हुआ था। माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। बैठे बैठे सांस फूलने लगती, थकावट महसूस होती, छाती में दर्द उठता। मुझे ये खबरें राजेश से मिलती रहती थी। वह अक्सर मम्मी पापा से मिलने मेरे घर जाया करते थे। मैं जलती हूँ तुमसे। उस दिन रविवार था। राजेश समय से पहले ही तैयार हो गए थे। कहीं बाहर जा रहे हो? नाश्ते की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए मैंने पूछा। नहीं, उन्होंने रूखे स्वर में उत्तर दिया। फिर चौके में जाकर उन्होंने दूध गर्म करके थर्मस में उढेला और 4 डबल रोटी के स्लाइस पर मक्खन लगाकर पैक करने लगे। मैंने अपना प्रश्न फिर दोहराया। कहीं जा रहे हो? हाँ, अस्पताल। क्यों? अब कौन बीमार है? कहीं सीमा? फिर तो अस्पताल नहीं चली गई। मेरे स्वर की कड़वाहट छिपी नहीं थी। तुम इतनी कठोर और अहंकारी हो, मैं नहीं जानता था। मैं अवाक उनका चेहरा निहारने लगी। कम से कम इंसानियत के नाते ही माँ का हाल पूछ लेती। क्या हुआ माँ को? मैं बुरी तरह चौंक उठी थी। 2 दिन से अस्पताल में है। क्या तुम जानते थे? हाँ, तो फिर बताया क्यों नहीं? इसीलिए क्योंकि तुम्हारे जैसी पत्थर दिल औरत कभी पसीज नहीं सकती। एक इंसान अगर बुरा है तो बुरा है, अच्छा तो वह हो ही नहीं सकता। एक ग्रंथि पाल ली तुमने सीमा के विरुद्ध, और इतनी दुश्मनी पाल ली कि मायके से नाता ही तोड़ लिया। कम से कम बूढ़े माता पिता की तो खबर ली होती। जानती हो, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हुआ है और उन्हें खून की ज़रूरत थी। वह खून सीमा ने दिया है। सीमा की दशा चिंताजनक बता रहे हैं डॉक्टर। इतना कहकर राजेश बाहर निकल गए। कितना गिरा हुआ समझ रही थी मैं खुद को। उस पल बीमार, कमज़ोर, पराए घर की बेटी माँ की सेवा करती रही, स्नेह बरसाती रही, और मैं उनकी अपनी बेटी बेखबर बैठी रही।
आज अपने खून का एक कतरा देकर भी माँ की जान बचा सकूं तो खुद को धन्य समझे। यह सोचती हुई मैं अस्पताल पहुंची। बाहर कॉरिडोर में भैया और पापा खड़े थे। राजेश डॉक्टरों से परामर्श कर रहे थे। मुझे देखते ही भैया फूट फूट कर रो पड़े। माँ कैसी है? मैंने उन्हें धीरज बांधकर आत्मीयता से पूछा। खतरे से बाहर है। और सीमा? पहली बार मुझे सीमा के प्रति चिंतित देखकर सभी के चेहरे पर ताज्जुब मगर संतुष्टि के भाव मुखर हो उठे थे। रक्तचाप गिर गया है, बेहोश है। पापा अब भी चिंतित थे। उसे क्यों खून देने दिया? ब्लड बैंक से ले लेते। कहा तो था, पर सीमा नहीं मानी। बोली, जब उसका खून मैच कर रहा है तो ब्लड बैंक से खून लेकर बीमारियों का खतरा क्यों मोल लिया जाए? दोस्तों, वक्त के साथ सभी रिश्ते सुधरने लगते हैं और उन रिश्तों में अपनेपन की खुशबू आने लगती है, जिससे पूरा घर महक उठता है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।